ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां अवैध गुटखा कारोबार के खिलाफ पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही लगातार जारी है। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां कल यानी 26 जून को शेराटन ग्रैंड पैलेस में HEV कैपिटल कनेक्ट सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। दुर्ग जिले में अवैध गुटखा कारोबार के खिलाफ पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में जेवरा चौकी क्षेत्र में वॉशिंग पाउडर निर्माण की आड़ में संचालक के अवैध गुटखा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में कच्चा माल, मशीनें और अन्य सामग्री जब्त की गई। अधिकारियों के अनुसार फैक्ट्री का संचालन उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति द्वारा किराए के परिसर में किया जा रहा था। वहीं लंबे समय से जिले में चल रहे अवैध गुटखा कारोबार पर पहले प्रभावी कार्यवाही नहीं होने को लेकर विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। ये कचांदुर में मोहम्मद मुस्तफ़ा का एक प्रीमाइसेस परिसर है। वहाँ पर सानू खान करके उन्नाव का रहने वाले ने वहाँ पे किराए पे लिया हुआ था, निर्माण के नाम से सर्प का निर्माण करेंगे करके। लेकिन पिछले 1 महीने से वो परिसर बंद होने पर उन्होंने पुलिस को और हमारे विभाग को सूचना दिया। तो वहाँ पर ताला तोड़ के जब हम अंदर गए तो प्रथम दृष्टया ही हमको लगा कि वहाँ पर गुटखा का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कच्ची सुपारी, मेंथॉल और कत्थे का पाउडर, इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे मिली। सर, जिस तरीके से लगातार कार्रवाई वॉशिंग पाउडर के नाम पे ये सब काम हो रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? आपको क्या वजह है कि लोग वॉशिंग पाउडर के आड़ में अवैध गुटखा फैक्ट्री संचालित कर रहे हैं? इसकी वजह क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि वॉशिंग पाउडर जो होता है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग में आपातकाल की 51वीं बरसी के मौके पर भाजपा की प्रेस वार्ता में रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी ने कहा कि युवाओं को आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर हुए प्रहार और जनता को झेलनी पड़ी यातनाओं के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने बताया कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक देश में आपातकाल लागू रहा, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान की धारा 352 के तहत लागू किया था। सोनी ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया। हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र को बचाने में जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं के संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रेस वार्ता में विनोद अरोरा, मनोज सोनी, रजा खोखर, राजा महोबिया मौजूद रहे। और आपातकालीन की जो बात कर रहे हैं उसका क्या मतलब है और क्या युवा पीढ़ी है जो नहीं जान पा रही? 25 जून 1975 को इस देश के अंदर में इमरजेंसी थोपी गई थी और बगैर किसी अपराध के, बगैर किसी कारण बताए देश के 1 लाख से अधिक लोगों को जेल के अंदर में डाल दिया गया था, जिसमें अधिकांश राजनेता लोग थे। जयप्रकाश नारायण जी थे, अटल जी थे, आडवाणी जी थे, अनेक क्षेत्रीय पार्टियां, उनके भी राजनेता वहां पर जेल के अंदर में चल दिए और उनके साथ में क्रूर व्यवहार किया गया। जो एक अपराधी के साथ में होता है उससे भी अधिक क्रूर व्यवहार जो है उनके साथ में किया। और ये इमरजेंसी केवल एक व्यक्ति के कारण लगी थी देश के अंदर, वो है इंदिरा गांधी जी। राजनारायण जी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खन्ना जी ने फैसला सुनाया, उनके चुनाव को अयोग्य घोषित किया, शून्य घोषित किया और वो 352 का उपयोग करके जो है देश के अंदर में अशांति, अराजकता है, इस आधार को बनाकर देश के अंदर इमरजेंसी थोप दी और संविधान को भी खंडित किया। और आज इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कि एक परिवार, एक व्यक्ति अपने को देश समझना चालू कर दिया और दुर्भाग्य से आज उन्हीं के वंशज जो है, उन्हीं का परिवारवाद जो है आज किसी दल का नेतृत्व कर रहा है।
और वो परिवारवाद के लोग जो है पिछले चुनाव के अंदर में इस देश के अंदर में संविधान लेकर घूमने वाले जो लोग हैं, एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे। लेकिन जो इमरजेंसी लाने वाले जो लोग हैं, बाबा साहब के संविधान को खंडित करने वाले जो लोग हैं, वो आज वो दुहाई देकर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए हम अतीत की ओर जा रहे हैं। कांग्रेस का जो घिनौना कालखंड था, जो देश को कलंकित करने वाला कालखंड था, उसको आज हम बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने देश के संविधान को हमेशा तोड़ा है, अपने लिए अपने अनुकूल संविधान को बनाने की कोशिश की है। देश की 140 करोड़ जनता इस बात को समझे और ऐसी पार्टियां ऐसे नेताओं को नकारे। सर, कांग्रेस का आरोप है कि मुख्य एजेंडे से भाजपा ध्यान भटकाना चाह रही है, इतिहास बताकर। तो अपने अतीत को देखकर, अपनी दादी जी को देखकर, इंदिरा जी को देखकर अगर फिर संविधान की किताब लेकर क्यों घूम रहे हैं? जो परिवार के उनकी दादी जी ने संविधान को खंडित किया, उसी को लेकर घूम रहे हैं। क्या ये आने वाले समय में हमको अवसर मिलेगा तो हम और खंडित करेंगे? तो ऐसे लोगों को हम एक्सपोज करने का बताएगी, मतलब जब भी भाजपा की सरकार केंद्र में रहेगी, हर साल मतलब यही बताने की जरूरत पड़ेगी। क्या सबक लिया? नई पीढ़ी को अपने अतीत को जब पहचानती है तो वर्तमान ठीक करती है, और वर्तमान को उज्जवल करने के लिए, वर्तमान को और सशक्त करने के लिए अतीत को अगर देखकर, अगर उससे सीख लेकर जब काम करते हैं तो देश आगे बढ़ता है। ऐसे में क्या सबक लिया आप लोगों ने? सबक क्या मिला? ऐसे में क्या सबक मिला? दूसरों को देखकर अच्छा काम करने की नई पीढ़ी काम करेगी। यह संविधान। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पहली बारिश ने देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। कुछ घंटों की बारिश में ही शहर का ड्रेनेज सिस्टम फेल नजर आया और कई इलाकों में गंभीर जलभराव की स्थिति बन गई। शिवबाग कॉलोनी, महालक्ष्मी नगर, स्कीम नंबर 78 जैसे क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर गाड़ियां आधी डूबने जैसी स्थिति भी देखने को मिली, जिससे नगर निगम की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए। इंदौर से सीनू संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। इंदौर में कल यानी 26 जून को शेराटन ग्रैंड पैलेस में HEV कैपिटल कनेक्ट सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंदौर नगर निगम ने शहर मेजबान भागीदार के रूप में इस आयोजन से जुड़कर इसकी महत्ता बढ़ा दी। ये सम्मेलन स्वच्छ परिवहन, हरित ऊर्जा, सतत विकास और स्टार्टअप नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा। आयोजन से टियर 2, टियर 3 और टियर 4 शहरों के स्टार्टअप को निवेश और विकास के नए अवसर मिलेंगे। आयोजकों के अनुसार इस पहल के लिए 50 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश रुचि पहले ही दर्ज की जा चुकी है, जिससे इंदौर स्वच्छ तकनीक, ई-वाहन और हरित निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। कार्यक्रम में नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, शंकर लालवानी, सांसद इंदौर और पुष्यमित्र भार्गव, महापौर इंदौर की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। इंदौर के अंदर ह्यूमंस ऑफ EV के द्वारा HEV कैपिटल कनेक्ट का आयोजन हो रहा है। ये एक बड़ा यूनिक और अभी तक का एक बड़ा, जैसे मैंने कहा, एक अलग तरह का अनुभव हम सबको देखने को मिलेगा। ये यूनिक इसलिए होने जा रहा है क्योंकि इसमें इन्वेस्टर है, स्टार्टअप है, इकोसिस्टम के वो सारे पिलर्स हैं कि जो एक चीज़ को मजबूत बनाते हैं। तो मैं इन्वेस्टर और स्टार्टअप से शुरुआत करता हूँ कि जो सबसे उसमें है कि इसमें हमने लगभग 11 इन्वेस्टर्स को देश और विदेश से इंदौर में बुलाया। उनका हर इन्वेस्टर का जो फंड साइज़ है वो लगभग मैंने 500 करोड़ का है, तो अगर क्यूमुलेट करते हैं तो 5000 करोड़ का होता है। तो इसमें स्टार्टअप की जो एप्लीकेशंस हमने सारे भारत से हमारे पास आई, लगभग 3000 लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, 200 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है और लगभग 50, मुझे ऐसा लगता है जो बेस्ट 10 हैं वो वहाँ पे आके उस दिन अपना लाइव पिच करेंगे। अब लाइव पिच में जिसमें हमें लगता है कि लगभग 50 करोड़ की फंडिंग, अगर सब कुछ अच्छा जाता है तो 50 करोड़ की फंड एक या दो लोगों या उससे ज़्यादा लोगों को मिल सकती है।
अब उसके अलावा इस इवेंट में देश के जितने अग्रणी उद्यमी हैं जो ईवी और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े हुए हैं वो सब अब इंदौर में आ रहे हैं। इंदौर में ये हमारा करने का कारण भी, जैसे मैं आप लोगों से भी बात कर रहा था कि अभी तक Tier 2 सिटी में इस तरह का समिट आज तक Tier 1 सिटी में हुआ है। Tier 2 सिटी में इस तरह का ये सबसे पहला और सबसे बड़ा समिट है। इसमें मैं अपने टीम को तो धन्यवाद देता हूँ जो लगातार इसके ऊपर लगे, बट शहर के महापौर जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जब हमने उनको ये कंसेप्ट बताया कि हम ये क्लीन एनर्जी के ऊपर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया में इसका सबमिट करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको इंदौर ही होस्ट करेगा एंड दैट्स हाउ इंदौर इज नाउ होस्ट सिटी पार्टनर। इंदौर से सीनू संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश वेयरहाउस कॉरपोरेशन एवं लॉजिस्टिक्स के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिले पन्ना पहुंचे संजय नगाइच का शहर भर में भव्य स्वागत किया गया। फूलों की मालाओं और स्वागत कार्यक्रमों से पूरे नगर को सजाया गया था। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष ब्रिजेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में तुलादान कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान संजय नगाइच ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया और इसके बाद गांधी चौक सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर उनका जोरदार स्वागत किया। बैंड बाजे, घोड़े, डीजे और रोशनी के साथ निकले काफिले का जगह जगह स्वागत किया गया। उनके निवास के पास गुनौर विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा ने भी फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। पन्ना जिले के पवई तहसील के ग्राम पंचायत गणेशगंज में सांप के काटने से हक्काई सेन की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वे रात में परिवार के साथ सो रहे थे, तभी सुबह करीब 5 बजे जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया। परिजन उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल पन्ना रेफर किया गया, लेकिन बीच रास्ते में झाड़ फूक कराने के कारण इलाज में देरी हो गई। बाद में उन्हें वापस पवई लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तुम्हारे घर वाले है जी का होगा कौन कीड़ा ने सांप कहाँ की बात है जा है उते काय कराने गई नहीं का नाम तो कहाँ की है तुम्हारे तो एक अस्पताल काय कराने आई की खे सांप ने काट दिया। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।